किसी वस्तु के आयतन में होने वाली विकृति को किसी वस्तु के आयतन में होने वाली विकृति को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं। और वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B कहलाता है। और वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B कहलाता है। B वाला B कहलाता है। नहीं लाइन से लिखेंगे। माना, देखो भाई कौन है, माना एक वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है। ये वाला V देखो कैपिटल में। हाँ। पहले कहाँ बोला है मैंने? अच्छा वो ये वाला V है भाई। पहली बार देख रहे हो क्या? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देखो इधर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक मैंने पहले लिखवा रखे हैं। समझ गए? ये को बात हो रही है तो बार बार रिपीट आएंगे तो ये भी वाला बोलोगे क्या? अब देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B है, आयतन जो है वो B है, आयतन में परिवर्तन भी B है। अब तीनों B यूज हो रहे हैं। कैपिटल ये वाला B भी है और ये B भी है। अब इसी का स्मॉल B भी आने वाला है। तो बार बार थोड़ा ना बताऊंगा, इसलिए थोड़ा समझ के चलो जरा। अरे कितना भी V और B कह लो ना, सबको एक से आवाज आएगी फिर भी पूछेंगे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे याद रखो जरा। माना वस्तु का, मेरे पीछे मत बोले करो, आयतन V तथा उसके आयतन में परिवर्तन स्मॉल V है। स्मॉल V है तब आयतन विकृति बराबर ये बता रहा हूं। समीकरण नंबर 1। अब इधर देखो, इधर जरा, यदि वस्तु पर अविलंबत बल F कार्य करता है और वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब प्रतिबल बराबर F/A हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। आयतन विकृति हमें निकालनी है, तो आयतन विकृति बराबर जो होता है, अरे पहली बार देखा है फॉर्मूला?
आयतन विकृति को हम बी से दर्शाते हैं, प्रतिबल जो है वो F/A है और आयतन विकृति B/B है। अंतर बनाना इन दोनों में, कभी एक से बना दो, ये घूम के ऊपर ये घूम के नीचे, F/B/A इंटू ये होता है। हम कहेंगे परंतु वस्तु के क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब परिवर्तन के बराबर होता है। इसलिए अगर कहीं F/A मिलेगा तो हम उसे P कर सकते हैं। पता है इस बात का? P कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो F/A है ना, तो हम इसे B बराबर B कर सकते हैं। इसे कर देंगे हम B बराबर तो P इंटू B/B। इसके बाद एक अलग हेडिंग होता है इसी से जुड़ा हुआ, संपीड़ितता। क्या होता है संपीड़ितता? नाप लगाने पर कैपिटल C है। संपीड़ितता जो होती है ये 1 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। संपीड़ितता जो होती है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब था 1/, में। तो अब इसकी परिभाषा सुनो, यहाँ जो हम इसकी परिभाषाएं लिखने वाले हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। लिख दो ऐसे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, पूरा लिखना, गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो संपीड़ितता क्या होती है? अगर कोई गैस है, गैस अगर हम उसे दबाएं तो हम दबाने की जो क्रिया है ना वो संपीड़ितता कहलाती है, कि उनसे संपीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, तुमने होगा CNG का नाम सुना होगा, क्या होती है? हाँ जी। तो दरअसल वो जो गैस होती है ना वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में इसलिए होती है क्योंकि उसे प्रेशर के साथ दबाने के बाद में, ये देखो एक पात्र है हमारे पास, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, उसके अणुओं के जो दूर दूर हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अणुओं के रूप में ही है। अगर अणु दूर दूर है तो ये गैस है। हमने इसे दबाना शुरू कर दिया, ऊपर से दबाना शुरू कर दिया, और पात्र जो है ना वो ये दबाते दबाते हम इसे सारे अणुओं को यहाँ ले आए पास पास, ऊपर खत्म, पात्र छोटा हो गया। तो पता है क्या होगा, ये अणु जब पास पास आ जाते हैं ना तो अब ये द्रव बन जाएंगे। अगर हमने ना और दबाया तो अणु जो है फिर वो और पास हो जाएंगे, फिर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसा करके क्या बन जाएंगे? ठोस बन जाएंगे। तो कोई भी द्रव, जो कोई गैस है उसे हम द्रव बना सकते हैं, द्रव जो है वो ठोस बन सकता है, लेकिन कभी कभी की शर्त होती है कि ठोस बन जाता है, वरना नॉर्मली ठोस बनते नहीं है। तो यही कारण होता है, जैसे जल है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सल्फर है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गैस होती गैस, लेकिन वो इतनी प्रेशर के साथ सिलेंडर में बनी होती है, इतनी प्रेशर के साथ में कि वो द्रव के रूप में, अगर तुम उसमें व्हाइट नल की किसी के कभी कभी लगी होती है ना, किसी के सिलेंडर में बहुत सारी तो अलग अलग कलर की आती हैं, लेकिन अगर जो ट्रांसपेरेंट नली हो ना तो उसमें देखना पानी की तरह जाते हुए गैस नजर आएगी। इसमें है किसी का? उसमें क्या निकाल लें? हो सकता है प्रेशर ऐसे निकालने, ऐसे प्रेशर निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। नॉर्मली होता यह है, LPG गैस हो या हमारे पास CNG हो या और भी कोई ऐसी गैस है, अगर हम उसके साथ प्रेशर नहीं लगाएंगे ना, प्रेशर एक और खासियत होती है कि तुमने कभी कभी देखोगे ना उसमें से गैस लीकेज हो रही है तो एक स्मेल सी आती है ना, स्मेल सी आती है। तो वो स्मेल कोई कहते हैं ना गैस लीकेज हो रही है, दरअसल गैस जो होती है ना नेचुरल गैस, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, वो रंगहीन होती है। उसमें एक अलग सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये एथिल मरकैप्टन है शायद, तो वो मिलाया जाता है, मैथिल मरकैप्टन जो भी है वो मिलाया जाता है। उसकी तीक्ष्ण गंध होती है, वो इसीलिए मिलाया जाता है घर में अगर जो लीकेज वगैरह हो तो पता चल जाए कि यहाँ से रिसाव हो रहा है गैस का, ये होता है। तो गैस जो होती है वो गैस ही होती है, लेकिन वो द्रव अवस्था में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इस विधि के थ्रू। और वो विधि क्या होती है
वो विधि होती है कि ना उसमें पिस्टनों से दबाई जाती है, ऊपर से पिस्टन लगे होते हैं इसमें, ये इस तरीके से ना पात ऐसे उनके बड़े बड़े टैंक होते हैं और ये मशीनों से ना पिस्टन से दबाई जाती है, ऐसे पिस्टन होती है ऐसे, तो ये ऊपर से दबाया जाता है ऐसा करके। तो जब जितना दबा देंगे वो उतना, वैसे तो कितने भी देख लो यूट्यूब वगैरह वीडियो पड़ी हैं, सब बता लेंगे। अब देखो इधर दृढ़ता गुणांक में थोड़ा सा अजीब गरीब चित्र है, वैसे भाई एक बार बना रखा है तुमने। देखो दृढ़ता गुणांक में क्या होता है कि कोई एक पृष्ठ जो होता है ना, एक पृष्ठ वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, पता है ये वाली बात, अपनी हिलता नहीं है। जैसे कोई भी बॉक्स वगैरह होता है, हम उसका ये सिरा ढकेलते हैं, एक सिरे से बल लगाते हैं, तो वो कुछ तुम्हें ऐसा नजर आएगा। तो चाहे तो ये देख लो, अब ऐसे ही ये होगा, अरे कलाकारों आपका यहाँ है। ए बी सी डी, इधर देख लियो, इधर इधर इधर, अरे इधर दृढ़ता गुणांक जो होता है क्या है, प्रतिबल अपॉन क्या, अपरोपण विकृति, अपरोपण विकृति। अब अपरोपण विकृति में जो है देखो, इसे तो हम ईटा से दर्शाएंगे, और अपरोपण विकृति होती है थीटा। त्रिभुज रे, हाँ जी, पी और क्यू, एक्स वाई लिख दो। देखो यहाँ एक छोटा सा अलग हमें थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, तो एक त्रिभुज तुम्हें ये नजर आएगा ऐसे करके, ये एक्स है, ये थीटा है। कौन सा लंब होगा इसमें, ये तुम्हारा ए है, ये एक्स है, और ये ए है, ए डैश एक्स में, ए डैश एक्स में हम लेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कण, ये मैथ वालों का हाल है इनके। यदि कोण बहुत छोटे हैं, कई सारे कोण नहीं है, एक ही कोण है, यदि कोण बहुत छोटा है तो tan थीटा बराबर, तो जी यदि कोण बहुत छोटे हैं
तब टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू अभी निकाली है x/L बराबर थीटा। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो जी ईटा बराबर F/A और थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/L, घूम का ऊपर चला जाएगा F/L। ये होती है तुम्हारे दृढ़ता गुणांक। इतने छोटे छोटे थे। और पहले वाला कौन सा बड़ा था? अब चित्र भी बनाना, बाद में बनाना जो भी है, माना करके लिखेंगे। माना 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 एक वस्तु जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, इस वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर दूसरे पृष्ठ पर बल लगाया जाता है। जिससे उसमें थीटा कोणीय विस्थापन हो जाता है, तब चित्र यहाँ से उतार लो। आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या। ये तो बहुत पेज में आएगा। एक पेज की पूरी थ्योरी जाएगी इसकी। पेज नीला नीला हो जाएगा कुछ देर। उसे काम करना ना, उसे पेज को जो बचा हुआ सब फाड़ना नहीं, बेचना मार्केट में, हो सकता है अच्छे रेट मिल जाए। इधर देखते रहना, क्योंकि अक्सर लोगों के बच्चों की शिकायत ये रहती है कि चित्र एक बार बन गया ना तो हेरा काटने कैसे बनेगा। ये क्या है भाई? किसको नहीं दिखाई दे रही है क्या ये पॉइंट? देखो
जो निशान होता है ना, निशान, चाहे वो धब्बा या कुछ भी हो, वो हर किसी को दिखाई देता है। मैं कह रहा था ये क्या है, इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है किसी को भी कि बोर्ड है, पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये है। क्योंकि ये केंद्र से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये जो कैसे कहते हैं ना, बुराई वो जल्दी दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई नहीं देगी। इतना सारा वाइट बोर्ड है, वो नहीं दिखाई दे रहा, हेडिंग तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉइंट है। चलो भाई साहब देखो जी, इधर सबसे पहले जो है दिख गई, मिसेल ऐसा नहीं होता है। अरे स्प्रिंग नहीं होते भाई उसमें। ये ना देख रहा था क्या? अबे खा के नहीं देखना है कि मज़ा नहीं आया, कभी यहाँ के चाट रहे हो। हाँ जी, फिलहाल ये ऐसे ही और भी स्प्रिंग होते हैं, फिलहाल हमने इतना बना दिया, ऐसे ही काम चल जाएगा हमारा। 15 तारीख की छुट्टी हुई है स्कूल की। अच्छा, धन्यवाद। अब यहाँ यहाँ क्या बात चल रही है यार, तुम जने क्या और सामने से मोबाइल चला रहे हो, वो तो यार यहाँ पढ़ाई क्या हो रही होगी, वीडियो बन रही है, और झुंझुने को बंदी कर दो, सही से देख लो। देखो इधर, बोलो मत। हेडिंग जो हमारे पास वह है आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या। अब दरअसल कोई भी वस्तु जो होती है, प्रत्यास्थ वस्तु की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं रबड़ की, स्प्रिंग की या स्टील की, किसी भी तो उसमें ना ये जो बीच में ये ऐसे बीच में स्प्रिंग टाइप से दिखाई दे रहे हैं, ये बीच में इनके अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और यहाँ ना, यहाँ हर जगह तुम्हें ऐसा है गोला बनाना है, ये गोला नहीं है, दरअसल ये परमाणु है, अणु है, और अणुओं का मध्य ये बल लग रहे हैं, ऐसे ही यहाँ भी। अब होता क्या है, ये सब अणु हैं, अणुओं के मध्य इस तरीके से ये अणु आपस में एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं, जो रुके हुए होते हैं वो। ये अब इसमें होती कौन सी क्रिया है, ये है वो दो अणु, और ये किसी रबड़ के हैं। इन अणुओं के मध्य दूरी जो होती है ना, वो 2.5 से और 2 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 2 से 5 एंगस्ट्रॉम। इसे हम R0 से दर्शाते हैं, इसे साम्य दूरी कहते हैं। अणुओं के मध्य जो दूरी होती है
वो साम्य दूरी कहलाती है। देखो जरा यहाँ बनाओ, इनके मध्य अणुओं के मध्य दूरी 2 से और 5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है और इसे हम R0 से दर्शाते हैं और ये साम्य दूरी कहलाती है। अब ये अगर कोई नॉर्मल स्प्रिंग रखा है, नॉर्मल अवस्था में रखा है, तो ये दूरी उसके अंदर रहेगी। किसी के अंदर 3 हो जाएगी, किसी के अंदर 3.5 हो जाएगी, किसी के अंदर 4 हो जाएगी, ये दूरी रहेगी। अब कुछ नहीं कह रहे, हमने कोई बल नहीं लगाया, वो ऐसी रखी है, साम्य दूरी है। अब हमने आके क्या किया कि हमने जो स्प्रिंग था हमारा या कोई रबड़ थी, हमने उसे खींच दिया, इनके मध्य दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या करना चाहेगा, मतलब ये जो अणु यहाँ आ गया है, अब दूरी जो है वो 5 से ज़्यादा हो गई, अब सोचो 8 हो गई है, तो ये अणु इधर की ओर आना चाहेगा या इधर को जाना चाहेगा, वापस अपनी अवस्था में आना चाहेगा। उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगा। तो इस अणु और इस अणु के मध्य, क्योंकि अब यहाँ तो होगा नहीं, वो यहाँ पहुँच गया होगा, कौन सा बल लगेगा, नहीं आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण बल। जब नॉर्मल दूरी, अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये दूरी है ये R1 मान लो। अगर R1 का मान ज़्यादा हो जाता है किससे, साम्य दूरी से, तो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। साम्य दूरी से अधिक जब अगर जो दूरी हो जाती है तो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। अब सोचो उल्टा इसका कि यही अणु था, हमने इसे दबा दिया, मतलब आए और हमने स्प्रिंग को दबा दिया या रबड़ को दबा दिया, अणु जो वो यहाँ आ गया, यानी कि 2 से कम होगी दूरी, 1.5 हो गई। क्या करेंगे, ये अणु पीछे को भागेगा, यानी कि अगर साम्य दूरी का मान बड़ा हो जाए नॉर्मल दूरी से जो अणुओं के मध्य है, तो उस टाइम पर इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब एक स्थिति ऐसी आती है, सोचो हमने इसे खींचा और मैक्सिमम ये अगर 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा पर खींच दिया हमने, स्प्रिंग है कोई, और उसने खींचते खींचते इतना खींच दिया, मतलब ज़्यादा बल लगाया कि वो 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा दूरी हो गई, तो उस स्थिति में स्प्रिंग जैसा है ना वो ऐसे ही रह जाता है। कभी कभी ऐसा स्प्रिंग तुमने देखा होगा कि जब तक हम खींच रहे हैं, आ रहा है, खींच रहा है, लेकिन हमने उसे ज़्यादा खींचते खींचा रह गया, होता है ऐसा। अब हम उसे वापस उस अवस्था में लाना चाह रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है। तो जब किसी अणु के मध्य दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाती है, तो स्प्रिंग या कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु जो है वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रह जाती है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं फिर वो प्लास्टिक की भांति व्यवहार करेंगे। प्लास्टिक समझते हो, प्लास्टिक में ये होता है, प्लास्टिक में क्या होता है कि उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है कि ना ही आकर्षण बल कार्य कर रहा है ना प्रतिकर्षण, जैसा खींच दोगे ऐसे ही रह जाएगा, दबा दोगे दबा रह जाएगा। और दृढ़ वस्तुओं में अंतराण्विक आकर्षण बल इतने मजबूत होते हैं कि वो टूटते ही नहीं है। टूटेंगे तो किसी हथौड़े वथौड़े से, किसी से मार मोड़ के भले से टूट जाए मशीन से, लेकिन इतने मजबूत बल होते हैं ठोस के अंदर कि हम उन्हें हाथ से खींचना चाहें तो वो खींचेंगे नहीं, दबाना चाहें तो वो दबाएंगे भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो प्लास्टिक होता है उसमें दुर्बल होते हैं, हमने खींच दिया तो खींचे रह गए, दबा दिया तो दबे रह गए। लेकिन प्रत्यास्थ वस्तुओं में 3 प्रकार की वस्तु होती हैं, बता दिया था ये वाली बात। एक तो होती है दृढ़ वस्तुएं, एक होती है प्लास्टिक, एक होती है प्रत्यास्थ वस्तुएं। हम इस चैप्टर में सिर्फ प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठोस और प्लास्टिक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं की खासियत ये होती है कि नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में उनके मध्य दूरी साम्य दूरी कहलाती है, जिसका मान 2 से 5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। जब अणुओं को खींचा जाता है तो इनके बीच की दूरी साम्य दूरी से अधिक हो जाती है और उस टाइम इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जब इन वस्तुओं को, प्रत्यास्थ वस्तुओं को दबाया जाता है तो इनके मध्य दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है और इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। परंतु यदि वस्तु को, प्रत्यास्थ वस्तु को इस प्रकार खींचा जाए कि उनके अणुओं का मध्य दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाए, तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाती है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। समझ में आ गई? यही सारी चीज़ें हम हिंदी में लिखने वाले हैं पेपर पर। तो जब तुम्हारी समझ में आ जाता है ना, तो एक बार को तुम अगर जो तुम पढ़ के नहीं भी गए ना एग्जाम में, तो भी अब तुम बना के लिखाओगे। अब बात आती है इस चित्र की, तो ये चित्र ऐसा है कि इसे तुम ना इस जैसा ना बना के अपनी मर्जी से कैसे भी बना लो, बिना देखे बना लो, आंख बंद करके घुमाते रहो पेन, जहाँ चाहे ऐसे स्प्रिंग जोड़ देना। ये देखने में सबसे भारी चित्र जितना होता है ना, ये उतना ही आसान होता है। कहीं से कहीं को भी गिनना मत, स्प्रिंग कितने भी बना लो, 20, 25, 30, 40, कितने भी, आधा धुंध बनाओ, मतलब कहने का ये। हाँ जी, ये दूरी नहीं लिखनी है, ये कैसा भी चित्र बना सकते हो, पहले चित्र बनाओगे।
एक स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग से जोड़ दो, बस यही बनाना है। प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है, अणुओं से मिलकर बनी होती है। इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुओं में, प्रत्यास्थ फुल स्टॉप लगा लिखो, प्रत्यास्थ वस्तुओं में अणुओं के मध्य, प्रत्यास्थ वस्तुओं में अणुओं के मध्य दूरी, बताइए ऐसा ना 2.5 कर देना, 2.5 होता है, ऐसा लिखो ऐसे 2.5 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है। अरे ए बना दो बस, ए यार, हाँ 10 11 माने 10 होती है, जिसे साम्य दूरी r0 कहते हैं, जिसे साम्य दूरी r0, जिसे साम्य दूरी r0 कहते हैं। जब प्रत्यास्थ वस्तुओं को खींचा जाता है, जिसे साम्य दूरी r0 कहते हैं, जब प्रत्यास्थ वस्तुओं को खींचा जाता है तो अणुओं के मध्य दूरी साम्य दूरी से अधिक हो जाती है। अणुओं के मध्य दूरी साम्य दूरी से अधिक हो जाती है, साम्य दूरी से अधिक हो जाती है। और इस स्थिति में अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। जिससे वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयत्न करती है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयत्न करती है। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयत्न करती है। फर्स्ट लगा लेंगे, जब प्रत्यास्थ वस्तुओं को जल्दी लिखते रहो, फटाफट। अभी एक पेज लिखने में हालत खराब हो रही है, 24 पेज कैसे लिखोगे? जब प्रत्यास्थ वस्तुओं को दबाया जाता है, तो अणुओं के मध्य दूरी साम्य दूरी से
दबाया जाता है तो अणुओं की मध्य दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है। अणुओं की मध्य दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है और इस स्थिति में अणुओं के मध्य पृथ्वीकर्षण बल कार्य करता है और इस स्थिति में अणुओं के मध्य पृथ्वीकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वीकर्षण बल कार्य करता है। नई लाइन से लेंगे, यदि प्रत्यास्थ वस्तु को इतना खींचा जाए कि अणुओं के मध्य दूरी 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाए 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। और जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाती है। भाई जी इतने करना था, ज़्यादा करना है। एक पेज हुआ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतना ही था। उसी अवस्था में रह जाती है। भाई जी इसके बाद चैप्टर खत्म है तुम्हारा, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू होंगे और निकालेंगे केमिस्ट्री।